श्री गोवर्धन यादव जी साहित्य के पथ पर एक समर्पित कलमकार हैं, जिनकी निष्ठा उनके साहित्य के विस्तार में मिलती है। उनके लेखन में वो धार है जो एक समर्पित कलम के सिपाही की पहचान बन जाती है। ये उनके लेखन कला की विशेषता है, जो लिखे हुए को पढ़ते ही एक सजीव विवरण सामने तैरने लगता है। आज सुनिए उनकी लिखी हुई कहानी फांस। निन्नी का मन तो उस दिन से अशांत था। फांसी ऐसी थी जो शायद अब पूरी जिंदगी चैन नहीं लेने देगी। इस हादसे के बाद से उसका दिमाग ऐसा सुन्न कर दिया गया था कि वो कुछ भी सोच नहीं पाई थी। रह रहकर एक बवंडर सा उठता, कोई बात याद आती, फिर एक एक करके सब कुछ उभरने लगता। अपने किचन में व्यस्त थी निन्नी, तभी टेलीफोन की घंटी घनघना उठी। बार बार आ रहे टेलीफोन से वो पहले से ही परेशान थी। घंटी सुनते उसका सिर भन्नाने लगा। जी में आया टेलीफोन ही अब उठाकर फेंक दिया जाना चाहिए। स्टोव को सिम करते हुए वो टेलीफोन तक पहुंच ही पाई थी कि घंटी बजनी बंद हो गई। पैर पटकते हुए किचन की ओर बढ़ रही थी कि फिर घंटी बज उठी। अब उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ाया था। बुदबुदाते हुए वो फिर लौटी, रिसीवर उठाया। उस तरफ भैया थे। भैया का स्वर डूब सा रहा था। बोलते बोलते वे रुक भी जाया करते थे। शंका कुशंका के भंवर में वो फंसती जा रही थी। बड़ी मुश्किल से वे सिर्फ इतना ही कह पाए, माँ सीरियस है निन्नी, जितनी जल्दी हो सके चली आओ। इसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा उसे नहीं मालूम। खबर सुनकर ऐसा भी लगा जैसे शरीर को काट मार गया हो। कान से टेलीफोन चिपकाए वो बड़ी देर तक खड़ी रही। उसे तो ये भी भान नहीं रहा कि टेलीफोन कभी का डिस्कनेक्ट हो चुका है। कुछ नॉर्मल होते ही फपक कर रो पड़ी थी निन्नी। हड़बड़ाहट में उसने सूटकेस पैक किया, नौकरानी को आवश्यक निर्देश दिए, बच्चों को कुछ खिला देने के लिए कहा। सूटकेस पैक करते समय उसे नरेंद्र और मांझी के बराबर याद आ रही थी। काश इन दोनों में से कोई एक तो उसके पास होता तो वो अपना दुख शेयर कर सकती थी और उनके कंधे पर सिर रखकर थोड़ी देर ही सही रो तो सकती थी। रुलाई के बाद थोड़ा मन का बोझ हल्का हो जाता। गैराज से गाड़ी निकाल कर वो गेट पर रुककर बच्चों का इंतज़ार करने लगी थी। बच्चों को आता देख उसने गेट खोल दिया, बच्चों को बिठाया, सूटकेस रखवाया और आगे बढ़ ली। गाड़ी चलाते समय माँ की याद घनी हुआ थी। कैसी होगी माँ, जिंदा है अथवा चल बसी नहीं जानती, पर माँ की याद उसे रुला जाती। 150-200 किलोमीटर का सफ़र कब और कैसे तय हो गया पता ही नहीं चल पाया। गाड़ी रोकते हुए उसने स्पीड से गेट खोला और जूतियां खटखटाते हुए सरपट भाग निकली। बच्चों को भी उतारना है ये उसे याद नहीं रहा। सीधे वो माँ के कमरे में पहुंची। माँ को देखा, सन्न रह गई। महीना भर पहले तो ठीक थी माँ, अचानक ये क्या हो गया, उसने मन ही मन अपने आप से कहा था। 2 सफ़ेद चादरों के बीच माँ का जिस्म पड़ा था। माँ का हाथ थामे भैया सिर झुकाए बैठे थे। भाभी भी उदास गमगीन पायते बैठी थीं। देखते ही लगा खेल खत्म हो गया है। कलेजा मुंह को आया, रुलाई फूट पड़ी। अब वो माँ के शरीर से लिपट कर जार जार रोए जा रही थी। क्या हो गया भैया माँ को, कब से बीमार पड़ी थी, पहले सूचना क्यों नहीं दी, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखलाया था, अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं करवाया। तरह तरह के प्रश्नों की बौछार लगा दी थी निन्नी ने। भैया बार बार पीठ पर हाथ फिराते रहे, समझाते रहे। बड़ी मुश्किल से वो अपने आप पर काबू पा सकी थी। उसने महसूस किया कि माँ का शरीर अभी गर्म है। उंगलियों की पोर नाक के पास ले जाकर देखा, हल्की हल्की सांसें चल रही हैं। उसने नब्ज टटोली, वो भी धीमी गति से चल रही है। ये जानकर प्रसन्नता सी हुई कि माँ अब तक जिंदा हैं। माँ के शीघ्र स्वस्थ हो जाने के लिए वो ईश्वर से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। वो न जाने अब तक कितने ही देवी देवताओं को नवस चुकी थी। एक एक पल भारी लग रहा था। कब क्या घट जाए कहा नहीं जा सकता। तीनों एक दूसरे के चेहरे की ओर देखते, मन से मन की बात होती, नज़रें अनायास ही झुक जाती। सभी गंभीर मन, मन में समाये डर से आतंकित। घड़ी ने रात के 4 बजाए। एक हल्की सी करहा माँ के मुंह से निकली। सभी की नज़रें माँ के निस्तेज चेहरे पर आकर केंद्रित हो गईं। सभी उसे ध्यान से देखने लगे। निर्जीव पड़े शरीर में हल्की सी हरकत हुई। होंठ फड़फड़ाए, शायद वे कुछ कहना चाह रही होंगी। अधीरता के साथ निन्नी ने माँ माँ कहा। कुछ शरीर को हिलाया डुलाया भी, फिर वे अचेत हो गईं। सारे लोगों के दिल एक बार फिर भय के साथ धड़के थे।
सारी रात आंखों ही आंखों में कैसे कट गई पता ही नहीं चल पाया। सुबह होने तक सब कुछ सामान्य होने लगा था। सभी ने ईश्वर को मन ही मन धन्यवाद दिया। माँ के गिरते स्वास्थ्य को लेकर उसने भाभी से कुछ बातें की। प्रश्न सुनते ही भाभी चमक उठी और अर्र सर जो मुंह में आया बकने लगी। हालांकि उसने कोई ऐसी बात नहीं की थी जिससे उसके सम्मान को ठेस पहुँचे। सभी बातें सामान्य सी ही थीं। भाभी की बातें सुनते ही निन्नी का मन बुझ सा गया। अंदर सब कुछ क्षत विक्षत था। इसके बाद कहने सुनने को बचा ही क्या था। उसने कितना भला समझा था भाभी को। कुल खानदान से भी ठीक थी, शक्ल सूरत की बुरी नहीं थी, पर उस दिन तो उन्होंने हद ही कर दी। ऐसी कड़वी जुबान की तो उसने कल्पना तक नहीं की थी। तमतमाते हुए उन्होंने तो यहाँ तक कह डाला था कि अगर इतना ही हेमटा बतलाना है तो ले जाओ अपनी माँ को अपने साथ और जो चाहो सो करो। भाभी की बातें अंदर उतरकर कलेजा छलनी कर रही थीं। उसका माथा चकराने लगा था। उसने तब ये सोचा भी नहीं था, मगर जब उसने भैया की ओर देखा समझ गई। उनका चेहरा झुका हुआ था। वे एक शब्द भी नहीं बोले थे। सब कुछ शायद पहले से ही तय था और वो हो भी रहा था। उसने सूटकेस उठाया, बच्चों को साथ लिया और ओपल में आ बैठी। गाड़ी स्टार्ट की और वापस हो ली। घर से निकलते समय उसे ऐसा लगा कि भाभी या भैया ही उसे आगे बढ़कर रोकेंगे, कुछ दिन और ठहर जाने को कहेंगे अथवा अपने कहे पर खेद प्रकट करेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वे उसे सूटकेस ले जाता देखते रहे। किसी के भी मुंह से एक शब्द नहीं निकला था। एक बार ही सही वे रुकने को तो कहते। इतना बड़ा अपमान और क्या हो सकता था। उसका मन आत्मग्लानि से भर उठा था। घर आकर वो सीधे बिस्तर पर पसर गई। रह रह के पिछली बातें याद आती रहीं। आंखों की कोर भीग उठी। नरेंद्र और मांझी को आज बहुत मिस करने लगी थी। मन के किसी कोने से एक प्रश्न उभरता, निन्नी तूने ठीक नहीं किया वापस आकर। तुझे और कुछ दिन रुक जाना चाहिए था, कम से कम माँ के ठीक होने तक ही सही। झगड़ा झांसा किसके घर में नहीं होता। ननद भौजाई के बीच अक्सर ऐसी नोकझोंक तो होती ही रहती है। तरह तरह के प्रश्न मन को उद्वेलित करते रहे। उसे तो ऐसा भी लगने लगा कि वो प्रश्नों के जंगल में घिर गई है। सारे प्रश्नों को दरकिनार करते हुए वो अपने आप को समझाइश देने लगी थी। उसने ठीक ही किया है वापस होकर। वो वहाँ रुककर करती भी तो क्या करती। माँ बाप की नज़रों में बेटा ही सब कुछ होता है। बेटियों की तो कोई अहमियत होती ही नहीं। बेटी लाख से लाख जतन करे पर वैतरणी तो बेटा ही तारता है ना। बस इसी एक सोच के चलते वे सारे दुख उठा लेते हैं, मुंह से उफ तक नहीं करते। भले ही वे इस लोक की चिंता ना करें, पर परलोक सुधारने के चक्कर में पड़े रहते हैं। भैया ने आखिर दिया ही क्या है माँ को, सिवाय दुख परेशानी कुंठाओं के, और वे दे भी क्या सकते थे। इन सब के बावजूद भी वे धन जायदाद के स्वामी बने ही रहेंगे। समाज के कर्म धर्म, समाज के नियम कायदे बनाने वालों ने कितनी चतुराई से पत्ते फाटे होंगे। उसे उबकाई सी आने लगी थी। माँ बेटे के नाते भैया का क्या ये फर्ज नहीं बनता कि वो उनकी प्राण वचन से सेवा करते। वे तो वही कहते करते देखे गए जो बीबी ने कह दिया। अरे उसकी अपनी भी तो सास है, वो तो उनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करती। वो सोचती इन 5-6 सालों में समय चक्र कितना घूम गया है। वक्त बदला या आदमी, मगर अब इतना ज़रूर जानने लगी है कि माँ ने धीरेन्द्र भैया को जो संस्कार दिए, माहौल दिए, अपने जीवन का अर्क निचोड़कर ज़िंदगी का अर्थ दिया, सब बेकार गया। ये 5-6 साल इतने ताकतवर हो गए कि इन्होंने एक लंबा इतिहास ही धो डाला। एक ही बात नए नए रूप में आकर उसे उद्वेलित कर जाती। ऐसा भी लगा कि बार बार उसी बात को सोचते रहने से संभव है दिमाग की नसें ही फट जाएं। अब वो सो जाना चाहती थी ताकि दिमागी आराम मिल सके, पर नींद भी दुश्मनी साधे बैठी थी जो लाख पुचकारने के बाद भी नज़दीक नहीं आ रही थी। अनमनी से उठ बैठी वो और सीढ़ियाँ चढ़ते हुए छत पर आकर दीवार का सहारा लेकर धम्म से बैठ गई। सामने एक पीपल का पेड़ था। देशी परदेशी पखेरुओं ने उसकी मजबूत शाखों पर अपने घोंसले बना लिए थे। इस समय नवजात शिशुओं को छोड़कर एक भी परिंदा पेड़ पर नहीं था। सभी दाना चुग्गा की जुगाड़ में निकल चुके थे। एक स्तब्ध खामोशी छाई हुई थी। पीपल की टहनी से एक पतंग आकर अटक गई थी। जब तेज हवा का झोंका आता, पतंग चक्कर घिन्नी खाने लगती। पल भर को लगा कि वो भी एक पतंग की तरह ही है, जो ना तो आसमान की हो सकी न जमीन की, बीच में अटकी पड़ी है। उसकी इस दुर्दशा को देखकर पत्ते भी तालियां बजाने लगे थे।
जब अलग अलग जाति के अलग अलग प्रजाति के मूक पकेरू आपस में तालमेल बिठाकर रह लेते हैं तो भला आदमी क्यों नहीं रह पाता। अगर भाभी भी थोड़ा सा सामंजस्य बिठा लेती तो शायद माँ की ये दुर्दशा ना हुई होती और न ही उन्हें असमय अपनी मौत की याचना करनी पड़ती। वो अपने आप में सोचने लगी थी। भाभी की याद आते ही लगा कि तूफान फिर सक्रिय होने लगा है। वो सब कुछ भूल जाना चाहती है पर एक एक कर सब याद आने लगता था। अब वो अपने आप को समझाइश देने लगी थी और नॉर्मल होने की कोशिश करने लगी थी। देखा, सूर्यास्त होने को है। पक्षियों के समूह वापस होने लगे हैं। पक्षियों का कलरव सुनकर बूढ़े पीपल के शरीर में उत्साह का संचरण होने लगा है। चहल पहल से भर उठता है पीपल का घर आंगन। पीपल के पत्तों के बीच में ललचाती किरणें बहने लगी थीं, धीरे धीरे सबलाने लगी थीं। आकाश में जब तक लटका अंधियारा नीचे उतर कर जमीन पर लूटने लगा था, थोड़ी देर बाद चांद आकाश पटल पर मुस्कुराने लगा था। सारा दिन उसने चुप्पी साधे छत पर ही बिता दिया था। अब वो सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आने लगी थी। नीचे उतरते ही उसे पंकज व ऋचा की याद हो आई। पूरा दिन लगभग यूं ही बीत गया। उसने उन दोनों की सुध ही नहीं ली। बाहर निकल कर देखा, दोनों नौकरानी को घेरे बैठे हैं और वो उन्हें नई कहानियाँ सुनाने में मगन थी। नौकरानी की मन ही मन प्रशंसा करने लगी थी। वो भी अब उनके बीच आकर कहानियों के मज़े लेने लगी थी। बच्चों को मैं अब कहानियाँ सुनाती हूँ, तब तक तू खाना पका ले, भूख बहुत जम के लगी है। नौकरानी को समझाइश देते हुए उसने प्याज के कुरकुरे पकौड़े, पराठे, भरवा भटे, दही का रायता, पापड़, सलाद बनाने को कहा। पकौड़ों के साथ इमली की चटनी मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा, उसने मन ही मन कहा था। इमली की चटनी याद आते ही मुंह में खट्टापन तिराया था। खाना पक जाने की सूचना मिलते ही वो उठ खड़ी हुई। खाना खाने से पहले नहाने की सूझी। आज दिन भर से वो बैठी ही तो रही है। उसने आज ना तो मुँह ही धोया था और ना ही नहाया ही था। वो सीधे बाथरूम में घुस पड़ी। बाथरूम में घुसने से पहले उसने टेप ऑन किया, लता का कैसेट फंसाया। गायिकाओं में उसे लता ही प्रिय थी। जी भर नहाने के बाद वो भोजन पर टूट पड़ी। बड़े दिनों बाद वो आज लजीज खाना खा रही थी। देर रात तक वो लता को सुनती रही और बच्चों के साथ कभी चाइनीज़ चक्कर खेलती रही तो कभी सांप सीढ़ी। सांप सीढ़ी खेलते समय उसकी गोटी अचानक बड़े सांप के मुंह में आ गई। सांप के मुंह से घिसटती हुई वो पूंछ पर आकर अटक गई थी। पल भर को लगा कि वो सांप सांप ना होकर भाभी हो और गोटी की जगह वो स्वयं बैठी हुई है। मुंह के पास आते उसने उसे निगलना शुरू कर दिया था और वो सरसराती हुई सांप के जिस्म में गहरे तक उतरती चली जा रही थी। सांप ने अब अपने जिस्म को मोड़ना शुरू कर दिया था। पल भर को लगा कि उसकी हड्डी पसलियां चरमरा गई हैं। एक सहज कल्पना से वो सिहर उठी थी। पल भर को तो यूं लगा कि उसका वजूद ही नेस्तनाबूद हो गया है। वो अब आगे नहीं खेल पाई। उसने बोर्ड हटा दिया और पीठ को पलंग का सहारा देते हुए लंबे पैर पसार कर छत की ओर टकटकी लगाए देखने लगी थी। बच्चों ने कब लाइट ऑफ किया और कब वे सो गए उसे भान ही नहीं रहा। होश तो उसे तब आया जब उसने अपने आप को गहरे अंधकार में कैद पाया। उसने चाहा कि नाइट लैम्प जला ले, पर अंधकार में ही घिरे रहना उसे अच्छा लग रहा था। अंधेरे को छेदते हुए उसकी नज़रें अब भी छत से चिपकी हुई थीं। ऐसा लगा कि कुछ किरणें इकट्ठी हो रही हैं। एक अस्पष्ट चित्र सा उभरने लगा था। तस्वीर अब साफ होने लगी थी। माँ की तस्वीर थी। अगल बगल में दो बच्चे। एक व्यक्ति पीछे खड़ा दिखलाई दिया। तस्वीर और भी स्पष्ट आने लगी। पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति मामा जी थे। दो बच्चों में एक वो स्वयं थी, दूसरे धीरेन्द्र भैया थे। मामा जी की तस्वीर देखकर पुरानी बातें याद हो आईं। काफ़ी छोटे थे दोनों भाई बहन। पिता का साया सिर से हट चुका था। माँ खेतों में कड़ी मेहनत करती और दोनों की अच्छी परवरिश करती। ताऊ जी की नीयत खेत खलिहान के साथ जेवरात आदि हड़पने की थी। वे अपनी ओर से बिसाते बिछाते। माँ शायद हर बिसात की काट जानती थी। अपनी स्कीम को फेल होता देख ताऊ जी खिसियाते गए थे। अब उन्होंने अपने तरकश से अंतिम अस्त्र का संहार करने की ठानी। पुआल का ढेर मकान के पीछे जमाया जाने लगा। उस दिन सारे हौद खाली कर दिए गए और गांव की बिजली भी ठप कर दी गई। अमावस की रात थी। खेती बाड़ी पशुधन संभालने के साथ ही माँ उतना ही भक्तिभाव से गीता रामायण भी बाँचती थीं। शायद कान्हा साथ दे रहे थे। वो जान चुकी थीं कि उसका घर आज लाक्षागृह की तरह धू धू कर जल उठेगा। समय पूर्व वो लोगों की आंख बचाकर पिछवाड़े से भाग निकली और तब तक उबड़ खाबड़ सड़कों पर दौड़ती रही, चलती रहीं, जब तक मामा जी का घर नहीं आ गया था।
घर से निकलते समय वो पीछे पलट पलट कर देखती रही थी। पूरा घर अग्नि की भेंट चढ़ चुका था। मामा जी ने हमारा भरपूर स्वागत ही नहीं किया, बल्कि ठहरने खाने तक का पुख्ता इंतजाम भी किया। इन्हीं मामा जी की बदौलत आज एक आलीशान बंगला और खेती बाड़ी हमारे पास थी। धीरे धीरे ये तस्वीर धुंधलाती चली गई। एक दूसरी तस्वीर उभर कर आंखों के सामने आने लगी। इस तस्वीर में हम 3 के अलावा 2 जन भी जुड़ जाते थे। पहले नरेंद्र यानी पति और दूसरी तस्वीर रेखा भाभी की थी। कुल मिलाकर हम 5 लोगों का छोटा सा पारिवारिक समूह था। भैया जी और रेखा साथ ही एक क्लास में पढ़ते थे। भैया ऑलराउंडर होने के साथ साथ मेधावी छात्र भी रहे हैं। इनका दिल आ गया होगा भैया पर। अपना चक्कर चलाने के लिए इन्होंने मुझे मोहरा बनाया, दोस्ती गांठी। कॉलेज जाते समय अक्सर साथ जाती, फिर धीरे धीरे घर में प्रवेश करने लगीं और देखते ही देखते उन्होंने वो मुकाम पा ही लिया जिसके लिए उन्होंने भगीरथ तप किया था। कॉलेज से निकलते ही दोनों जॉब भी पा चुके थे और पास ही के शहर में रोज़ाना अप डाउन भी करते थे। मैं कॉलेज में गोल्ड मेडलिस्ट रही, अतः प्राध्यापक की नियुक्ति भी जल्दी ही मिल गई। नौकरी लगने के 6 माह बाद शादी भी हो गई, सो मैंने अपना ट्रांसफ़र भी ले लिया। अब तक सब कुछ ठीक ठाक चल ही रहा था कि नियति ने अपने क्रूर हाथों से इस तस्वीर को 3 टुकड़ों में काट कर रख दिया था। पहले टुकड़े में मैं और नरेंद्र अलग कर दिए गए। दूसरा और तीसरा टुकड़ा काट कर भी इस तरह जुड़ा दिखाई देता रहा जैसे काटा ही ना गया हो, पर माँ की तस्वीर भैया भाभी की तस्वीर से काटकर अलग की जा चुकी थी। 4-5 साल बीत गए। भैया को संतान सुख नसीब नहीं हुआ। अब वे इस घर को बेचकर अन्यत्र चले जाना चाहते थे, पर माँ ऐसा नहीं होने देना चाहती थी। वे बार बार कहा करती थी कि जिस घर में तूने सांस ली, जहाँ तू पला बड़ा हुआ और जिस शहर ने तुझे तमीज़ सिखाई, मान दिया, पहचान दिया, उसे तू क्यों बेचने पर तुला हुआ है। उसने ये भी सलाह दी थी कि ऋचा को गोद ले ले, मन रम जाएगा। फिर आखिर तेरी बहन की ही तो लड़की है। पर भाभी अपनी बहन की लड़की को गोद लेने का मानस बना चुकी थी। विचारों की टकराहट बढ़ती ही जा रही थी। बात सुलझने का अंत ही नज़र नहीं आ रहा था। अब क्या था, माँ की उपेक्षा की जाने लगी। कभी या तो खाना बनाया ही नहीं जाता था, या बना भी लिया तो पर्याप्त बचाया ही नहीं जाता था ताकि माँ भरपेट न खा सके। माँ के बुढ़ाते शरीर में भले ही कृष्ण खड़े रहे हों, पर मन का अर्जुन तो गहरे तक हार मान चुका था। लड़ता भी तो किससे लड़ता और किसके लिए? गांडीव एक कोने में रख देना ही उसने उचित समझा था। विचारों की तंद्रा के चलते नींद ने उसे कब अपने आगोश में ले लिया था, पता ही नहीं चल पाया। वो जब सोकर उठी तो सूरज बहुत ऊपर चढ़ाया था। जागने के साथ ही उसने महसूस किया कि शरीर में ऐंठन के साथ साथ पोर पोर में आलस भी रेंग रहा है। जमुहाते हुए वो उठ बैठी। बाथरूम जाने से पहले उसने फिर से लता का कैसेट लगाया, पूरा वॉल्यूम खोला और बाथरूम में समा गई। आदमकद आईने के सामने खड़ी वो ब्रश कर रही थी। मुंह धोने के बाद अब वो लता के स्वर में स्वर मिलाने लगी थी। उसने निर्णय ले लिया था कि अब वो अपने आप को और व्यथित नहीं करेगी। नियति को जो मंजूर होना है वो होकर ही रहेगा। उसने अपने चेहरे को आईने के और नज़दीक ले जाकर गौर से देखा। आंखों के नीचे स्याह निशान घर बनाने लगे थे। वो चौंक उठी। अपने आप में डूब कर जीने का संकल्प उसने लिया और अब वो पूरी गति से थिरकती हुई लता के स्वर में स्वर मिलाने लगी थी। एक थिरकन के साथ खुशबू का एक तेज झोंका उसके बदन से आ चिपका। पल भर को ये लगा कि शरीर एक मीठी अग्नि में जलने लगा है। उसने कपड़े उतार फेंके और शावर ऑन कर दिया। उसकी कोमल हथेलियाँ अब अपने नाजुक बदन पर यहाँ वहाँ दौड़ने लगी थीं। सहसा ये भी लगा कि नरेंद्र की हथेलियाँ उसके शरीर पर फिसलती जा रही हैं। कभी कभी नरेंद्र यूं ही बाथरूम में घुस आया करता था और नरेंद्र की याद आते लगा कि वो यहाँ स्वयं उपस्थित है, उसके ही साथ है। वो आंखें बंद की अपने कल्पना संसार में तब तक डूबी रही जब तक शावर की आखिरी बूंदें समाप्त नहीं हो गई। शावर के बंद हो जाने के बाद ही उसकी चेतना वापस लौटी थी। उसने आईने पर नज़र डाली। आंखें शराबी, लाल गुलाबी और होंठ लजीले हुए आए थे। अपने इस परिवर्तित रूप को देखकर उसे शर्म सी आने लगी थी। तन पर साड़ी लपेटते हुए बाहर निकली। ड्राइंग रूम से निकलकर वेटिंग रूम में आई तो अखिलेश को असमय देखकर सकपका सी गई। अखिलेश, और इस समय क्यों कर आया होगा इस वक्त? ढेरों सवाल मन में रेंगने लगे थे। अखिलेश
नरेंद्र का सहपाठी ही नहीं अपितु वो फैक्ट्री में भी बराबर का हकदार है। अक्सर वो घर पर आता ही रहता है। आज वो पहली बार ऐसे समय पर आया जबकि उसे इस समय फैक्ट्री में रहना चाहिए था। फैक्ट्री आवर में वो कभी भी अनुपस्थित नहीं रहा। आज अचानक उसकी उपस्थिति संदेह पैदा कर रही थी। अपनी झेप मिटाते हुए उसने इतना भर कहा था कि अखिलेश भैया, इस समय और आप यहाँ। वो वाक्य पूरा भी नहीं बोल पाई थी कि अखिलेश ने कहना शुरू कर दिया था कि वो काफ़ी देर से टेलीफोन पर संपर्क करने के लिए प्रयासरत था। आखिर आप थी कहाँ इतने लंबे समय से? प्रश्न तो उसके सीधे साधे थे, पर इनका उत्तर उसके पास था ही नहीं। क्या वो ये बतलाती कि वो बाथरूम में बंद थी, और क्या वो ये भी बतलाती कि वो उसके दोस्त के साथ काल्पनिक रूप में मस्ती मार रही थी? वो अपने आप में इतनी गुम थी कि उसे दीन दुनिया का होश ही नहीं था। निन्नी की चुप्पी इस बात का संकेत दे रही थी कि उसके पास इस छोटे से प्रश्न का समाधान कारक उत्तर नहीं था। उसे चुप देखकर उसने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, भाभी माँ जी आई थी और ये पैकेट दे गई हैं। उन्होंने ये भी बतला देने को कहा है कि वो स्वयं घर आई थी। दरवाज़ा अंदर से बंद था। काफ़ी देर खटखटाते रहने के बाद भी किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला, तो ये पैकेट मुझे सौंपते हुए कहा था कि निन्नी को याद से दे देना, और वे तुरंत वापस भी हो गई थी। आश्चर्य, महान आश्चर्य! माँ आई थी, ये कैसे हो सकता है? उनसे तो एक कदम भी चला नहीं जाता। भला वे इतनी दूर आ भी कैसे सकती हैं? ढेर सारे प्रश्न एक साथ दिमाग को मतने लगे थे। कांपते हाथों से उसने लिफाफा खोला। पत्र माँ के ही हाथ का लिखा था। ये चंद कागजात महज कागज़ ना होकर एक छोटी सी फांस है जिसने हमारे सभी के दिलों में छेद कर दिए हैं। मकान खरीदते समय इस बात का कभी ध्यान ही नहीं आया कि एक दिन यही फांस विवाद का कारण बन सकती है और सभी को तकलीफ़ पहुंचा सकती है। सच कहती हूँ निन्नी, इसमें किसी का भी कहीं भी कोई दोष नहीं है। बच्चे तो मुझे दोनों ही प्रिय रहे हैं, दोनों ही आंखों के तारे रहे हैं, पर तुम सबसे लकी मानी जाती रही हो। तुम मामा की भी अति प्यारी रही हो। अतएव मकान की रजिस्ट्री तुम्हारे नाम से करा ली गई थी, क्योंकि हम जानते थे कि इसमें बंटवारे की कभी बात ही नहीं होगी। ये सारे कागजात तुम्हें सौंपे जा रही हूँ। उचित अनुचित जो भी जान पड़े वैसा आगे कदम उठाना। तुम्हारी माँ। अखिलेश मात्र एक कागज़ का टुकड़ा हाथ में थमाकर लौट चुका था, पर उसे लगने लगा था कि वो मात्र एक कागज़ का टुकड़ा न होकर एक जीवित बम है। आशंका और कुशंकाओं के जहरीले नाग उसके मन के आंगन में यहाँ वहाँ विचरने लगे थे। एक ख्याल आता तो दूसरा तिरोहित हो जाता था। उसका दिल सहज रूप से स्वीकार करने लगा था कि संभवतः माँ आई होगी, उन्होंने आवाज़ दी होगी, दरवाज़ा भी खटखटाया होगा, और प्रत्युत्तर न पाकर सारे कागजात अखिलेश को सौंपकर लौट भी चुकी होंगी। पर उसका अपना मस्तिष्क इस बात को मानने के लिए फिर कतई तैयार नहीं था। वो खुद भी माँ को देखकर आ चुकी थी। माँ एक पिंजड़ बनकर रह गई थी। केवल सांसों का क्रम संचय उसके जीवित होने का प्रमाण था। वे स्वयं होकर न तो उठकर बैठ ही सकती थीं और न ही करवट ले सकती थीं। ऐसी दशा में उनका यहाँ आना सहज ही नहीं अपितु असंभव ही था। जीवन में ऐसी चित्र विचित्र घटनाएं अक्सर घटती ही रहती हैं। जब दिल उसे मानने के लिए तैयार हो जाता है तो वहीं मस्तिष्क उसे पहले ही सिरे से खारिज कर देता है। दिल का संबंध मात्र भावनाओं से जुड़ता है। जब मन और मस्तिष्क में द्वंद्व चल रहा होता है तभी आदमी शंकाओं और कुशंकाओं के पाटों के बीच पिसता रहता है। काफ़ी देर तक वो मन और मस्तिष्क के बीच चल रहे द्वंद्व युद्ध को तटस्थ भाव से देखती रही थी। दिल की भावनाओं को खारिज करते हुए उसने भैया से टेलीफोन पर संपर्क साधकर वस्तु स्थिति की जानकारी लेने का निर्णय ले लिया था। तेज कदमों से चलते हुए अंदर आई, टेलीफोन का रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने लगी। दूसरी तरफ भैया थे। उनका स्वर डूबा हुआ था। दिल एक बारगी जोरों से धड़का। लगभग फपकते हुए उन्होंने बतलाया कि 15 मिनट पूर्व ही माँ हमें छोड़कर चल बसी हैं। माँ के चले जाने और कागजात सौंपे जाने के बीच केवल 5 मिनट का अंतर रहा था। आज तक इस प्रश्न का उत्तर अनुत्तरित है कि क्या वे हवा पर सवार होकर आई थीं। अभी आप सुन रहे थे श्री गोवर्धन यादव जी की लिखी हुई कहानी फांस। स्वर दिया था मैंने, यानी सीमा से।